हेलो, वेलकम बैक टू वीएसएम लर्नर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ लाइट। ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर में रिलीज हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक पार्ट पोस्ट हो चुका है, उसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग 9-10 क्वेश्चंस। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन जो भी नया है प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, और कुछ और भी प्रीवियस वीडियो हैं जहां पर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, तो वो आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में बात हुई है अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमें बताना है रे डायग्राम की मदद से। मैं रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, हम सब डिस्कस कर रहे हैं। रे डायग्राम आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सा केस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको सेम साइज चाहिए देन आंसर इज एट 2f। आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होना चाहिए, ओनली देन दिस केस इज पॉसिबल। अपनी बुक में उस टेबल को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से आंसर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, with the help of ray diagram, illustrate the change in position, nature and size of image formed if convex lens in the above case is replaced by concave lens. Now in the case of concave lens अगर हम बात करें तो दो ही तो केस होते हैं, एक होता है at infinity और दूसरा होता है anywhere on the principal axis। तो आपको ये सेकंड वाला केस ही ड्रॉ करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस में कन्वर्ट किया। बेसिकली 2f पोजीशन पर ही रखेंगे आप अपने u को और अपना रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Light passes through a rectangular glass slab and through a triangular glass prism using proper ray diagram. आपको एक्सप्लेन करना है in what way does the direction of two emergent beams differ with respect to incident beam of light. क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं। क्वेश्चन दिखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है और बनानी है ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपको इसमें जिस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है आपको वो प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है, जो दोनों आपके एनसीईआरटी की बुक में है। इसमें क्या करते हैं हम कि इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल से पास होती है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर एक और नॉर्मल होता है और ये आती है इमर्जेंट। करेक्ट। यहाँ क्या होता है कि इंसिडेंट रे आता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है, सॉरी हाँ यहाँ नॉर्मल होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है, फिर नॉर्मल आता है और यहाँ पे आती है इमर्जेंट रे। अब समझते हैं बात। मेरा डायग्राम में भी रफ है आप लोगों के लिए, लेकिन आप प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं। मेरी सिर्फ बात यहाँ पे समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब क्वेश्चन कहना चाहता है कि आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्शन शो कर दो, जो हम कर चुके। नाउ यूजिंग प्रॉपर रे डायग्राम आप ये बताओ कि टू इमर्जेंट बीम्स, यहाँ की इमर्जेंस और यहाँ की इमर्जेंस, ये वाली रे ऑफ इमर्जेंस और ये वाली, इन दोनों में क्या फर्क है एज कंपेयर टू देयर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी जो रे ऑफ इमर्जेंस है ना, ये इंसिडेंट रे के हमेशा पैरेलल होती है। करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी रे ऑफ इमर्जेंस, वेट, यहाँ पे आपकी रे ऑफ इमर्जेंस पैरेलल होती है इंसिडेंट रे से, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपकी रे ऑफ इमर्जेंस इंसिडेंट रे से डेविएट हो चुकी है। आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन ये कितना डेविएशन आ गया, इतना पूरे एंगल का पूरा डेविएशन हो गया, ये यहां से यहां तक चली गई। तो यहां मैं कहूंगी कि इमर्जेंस रे जो है वो डेविएट हो चुकी है। इमर्जेंस रे डेविएट्स, ये फर्क है इन दोनों में, बस वो इतना पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर डायग्राम के साथ इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट। Now in this question the image of an object is formed by a mirror is real, inverted और उसका मैग्निफिकेशन बता दिया इन्होंने -1। पहली तो बात ये कि मिरर है और इसका मैग्निफिकेशन है -1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन -1। If the image is at a distance of 30 सेंटीमीटर, इमेज है 30 सेंटीमीटर दूर। देखो रियल इन्वर्टेड है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइड पर ही बन रही है, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड ही बन रही है।
वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, आपको यू निकालना है। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये बाद में करेंगे, पहले यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ होगा, कैसे निकलेगा, आपके पास मैग्निफिकेशन है, आपके पास इमेज है, आप यू निकाल लीजिए, यू नो द फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में यू, मैग्निफिकेशन -1 माइनस माइनस 30 विच इज यू, तो ये प्लस हो गया बेसिकली, आप सॉरी विच इज यू, तो बेसिकली आपका यू हो गया है -30 सेंटीमीटर। इतनी बात याद रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि इमेज की पोजीशन निकालो अगर आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर मूव कर चुका है। अब ये वाली चीज को ध्यान से देखना कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत कर दिया ना, ये मूव वाली बात की, उसने कहा कि उसने 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। अगर आप ये वाली बात गलत कर दोगे तो आगे का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो मैं मान लेती हूँ कि वी हैव दिस कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है हमारा यू। कितना था पहले ये डिस्टेंस, 30 था, माइनस तो आपको पता है हम कन्वेंशन के कारण लगा रहे 30। ये कहते हैं कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे पहुंचा दिया, यानी ये यहाँ पर आ गया मान लो, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 20। तो ये कितना होगा अब हमारा नया u, 10। तो फॉर द नेक्स्ट केस आपका u -10 सेंटीमीटर है, इस बात को समझना ध्यान से। और फिर वो पूछते हैं आप v निकाल दो, ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं दिया। टू फाइंड दिस आपके पास फोकस पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने मिरर चेंज नहीं किया है तो आप f यहां से निकाल सकते थे, क्योंकि इस केस में आपके पास v भी था और u भी था, है ना। तो हम यहां से पहले f फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इस केस का v फाइंड करेंगे। क्लियर, तो चलो लेट मी डू दिस फॉर यू, लेट मी ऐड अ पेज। अब पिछले वाले केस में क्या क्या पता था, फर्स्ट केस की बात अगर मैं करूं तो फर्स्ट केस में वी हैड v विथ -30 सेंटीमीटर एंड u ऑल्सो -30 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से f निकाल सकते हैं, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, राइट। -1 अपॉन में 30 -1 अपॉन में 30, 1 अपॉन f -2/30, f इज -15। बताइए, आई होप यहाँ किसी को डाउट नहीं है, वी हैव सॉल्व्ड इट। f -15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो जो आपका सेकंड केस चल रहा था जिसके लिए हमने u क्या लिया था, -10, v आपको निकालना था और f अब आपके पास -15 सेंटीमीटर है, तो आप v निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला, क्योंकि मिरर ही तो है। लेट मी डू इट डायरेक्ट नाउ, 1 अपॉन -15, क्योंकि मैंने साथ में ही शिफ्टिंग कर दी है तो यहाँ पे मैं माइनस में ले रही हूँ -1 अपॉन 10 को, 1 अपॉन में v, ये 1 अपॉन -15 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। लेट मी टेक इट हियर, इसका एलसीएम होगा 30 -2 प्लस 3 अपॉन 30 विच बिकम्स 1 अपॉन 30, v इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आई गेस या v इज 30 सेंटीमीटर, और अगर v पॉजिटिव आ रहा है विच मीन्स ये वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, करेक्ट। नाउ आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 3 मार्क में, ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का, कंसेप्चुअल आई विल से। तो एक स्टूडेंट है, हैज टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 3 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने लिए, उसके 2 फ्रेंड्स थे और उन्होंने अलग अलग बातें सजेस्ट करी। एक फ्रेंड था ए, उसने कहा कि तुम इंसिडेंट रे लो 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, और उसने बी वाले ने कहा कि नहीं नहीं तुम तो लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट फिर से समझाती हूँ, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से होता कि वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेता, और वो क्या करता है, इंसिडेंट रे देता डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, और वो यहाँ पे एक पिन लगा देता, और फिर उसका रिफ्रैक्शन जहां पर भी आता वो वहां पे भी पिन लगाता रहता है ऐसा,
और इमर्जेंस पे भी ऐसा पिन लगा देता। तो इस तरीके से ना वो हर एंगल के लिए चेक कर लेता कि कितने डिग्री पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो ऐसा अगर करता तो उसके एक दोस्त ने कहा कि तुम पहले 20 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना, फिर 50, फिर 70, और जो तुम ये पिन्स लगाओ ना, ये पिन तुम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते रहना। क्लियर? तो मतलब कुछ ऐसा कि अगर इंसिडेंट रे ये रही तो वो यहाँ पे पिन लगा रहा है, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद फिर 2, ऐसा करके कुछ कुछ कर रहा है वो काम। बी वाले ने भी एंगल सजेस्ट किए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम 30 डिग्री से शुरू करो और 60 तक में रेंज करो, और तुम पिन्स 8-8 सेंटीमीटर दूर रखना। आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि उसको कौन सा ऑप्शन बेटर लगना चाहिए, उसे क्या फॉलो करना चाहिए, किसमें उसका एक्सपेरिमेंट ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें वो प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएगा। तो यहाँ आंसर है बी ऑप्शन। जो दोस्त बी ने उससे बात कही थी ना उसके, उसे वो फॉलो करनी चाहिए, पर इसके पीछे का रीजन भी देना है हमें। तो पहला रीजन है ये एंगल्स। देखो, अगर आप बहुत छोटे एंगल से शुरू कर रहे हो, जैसे कि 20 डिग्री, वो एंगल इतना छोटा है कि उसको ऑब्जर्व करना, उसमें हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व करना थोड़ा क्रिटिकल टास्क हो सकता है, ठीक है। प्लस 70 डिग्री काफी बड़ा एंगल है, उसके लिए आपको स्पेस ज्यादा लग जाएगा, तो वो रेंज ही काफी ज्यादा वेरीड है। 30 से शुरू करके 60 तक पे अगर हमारा एंगल खत्म हो जाता है तो हमारे लिए ऑब्जर्व करना उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को इजी होगा। दूसरी बात, पहले वाले दोस्त ने कहा था कि आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने क्लिप्स पिन्स लगाना, करेक्ट, लेकिन 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे पिन्स लगेंगे तो वो भी ऑब्जर्व करना मुश्किल है, जितने अच्छे से मुझे 8 सेंटीमीटर अपार्ट चीजें दिखेंगी। तो बस मेरे को ऑब्जर्वेशन कहाँ बेहतर मिलेगा, उस बेसिस पे वी आर चूजिंग ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ दिस वुड बी द रीजन, और बेटर ऑप्शन ये होगा। ऐसा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज। एक स्टूडेंट ने बहुत ही शार्प इमेज आई थी, यानी बहुत क्लियर इमेज आई थी उसकी एक लाइटेड कैंडल की ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन्स, आपको जब भी बात स्क्रीन की जाए ना, कंफ्यूज नहीं होना, टेक इट एज इमेज, क्योंकि स्क्रीन का मतलब है वहां पे इमेज बनेगी। ओके, यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। Now he wants to focus a distant lamp on a far away electric pole. In which direction should the lens be moved for this purpose with respect to screen to get a sharp image on the screen? देखो, तो ये convex lens है। Okay. Now this is the thing. Convex lens है और उसको एक शार्प इमेज मिली थी लाइटेड कैंडल की। मान लीजिए दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल, और इस कैंडल की एक बहुत अच्छी इमेज उसको मिल गई थी स्क्रीन पे। लेकिन अब उसको ना एक दूर एक इलेक्ट्रिक पोल है, उस पे लगे हुए लैंप की इमेज अपने मिरर पे क्रिएट, लेंस के थ्रू क्रिएट करनी है उसको, ठीक है। तो उस अब वो कहाँ पे अपने इस लेंस को मूव करे कि क्लियर इमेज आ जाए उस लैंप की, जो कि पोल पर है, यानी वो बहुत दूर है। काइंड ऑफ आप मान सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और वो उसकी इमेज क्रिएट करना चाहता है। अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज क्रिएट तो फोकस पर होनी चाहिए, यानी वो होगी तो फिर से शार्प ही। लेकिन अब कैसे, वो कहाँ पे मूव करे इस लेंस को, ये आपको देखना है। तो अब मैं सिंपल सा फंडा समझाती हूँ। आपका ना यहाँ पे यू था इतना सा, ठीक है, कुछ भी आप डिस्टेंस मान लीजिए। अब आपने क्या किया, इस यू को कर दिया है इंक्रीज, और एक सिंपल सी बात याद रखना, इफ यू इज इंक्रीजिंग वी विल डिक्रीज। तभी सेट बनेगा, तभी आपके उस लेंस फॉर्मूला जो है ना आपके वाला, इसमें इक्वेशन फिट बैठेगी, क्योंकि फोकस तो बदलना नहीं चाहिए ना। अगर मैं लेंस नहीं बदल रही तो फोकस को तो चेंज ही नहीं होना चाहिए, फोकस शुड रिमेन सेम। अब अगर फोकस को सेम रखना है और वी इंक्रीज कर दिया है आपने, सॉरी यू इंक्रीज कर दिया है आपने, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू डिक्रीज योर इमेज डिस्टेंस। तो स्क्रीन अगर पहले यहाँ है तो हमारा आंसर होगा कि आप इस लेंस को है ना इसकी तरफ शिफ्ट कर दो, मूव टूवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है। एंड रीजन इज कि अगर u इंक्रीज हो रहा है तो v डिक्रीज होगा, अगर v इंक्रीज होता तो u डिक्रीज होता, यही रिलेशन चलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता,
इस क्वेश्चन में बात इलेक्ट्रिक पोल की ना करके वो कहते हैं कि अब लेंस के पास ही कोई एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज उसको क्रिएट करनी है। क्योंकि यहाँ पे u को डिक्रीज कर दिया गया है तो आप v को क्या करते, इंक्रीज करते, तब आप लेंस को क्या करते, अवे फ्रॉम स्क्रीन मूव करते। समझ आ रही है बात? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आज, न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट्स ज्यादा हैं आज के इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sunita takes a mirror which is depressed at the center and mounts it on a mirror stand of, ये कंफ्यूजिंग है, depressed at the center। depressed का मतलब है कि इस तरीके, मतलब बेंडिंग है। सिंपली ये इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि सुनीता जी ने जो मिरर लिया है, सुनीता जी ने जो मिरर लिया है वो मिरर है कॉनकेव, क्योंकि वही है जो डिप्रेस्ड है यहाँ पे इस पोजीशन पे, सेंटर पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मिरर लिया है, मिरर स्टैंड पे लगा दिया है, उनको मिली है एक इरेक्ट एंड लार्ज इमेज उनके फेस की। शी प्लेसेस द मिरर ऑन अ स्टैंड अलोंग अ मीटर स्केल एट द 15 सेंटीमीटर मार्क। ओके, तो उन्होंने अपना मिरर कहाँ पे रखा है, 15 सेंटीमीटर मार्क पर रखा है, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट्स अ व्हाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलोंग द मीटर स्केल। तो उन्होंने मिरर रख दिया और अब वो अपनी स्क्रीन को, मान लीजिए नाउ दिस इज स्क्रीन, तो वो स्क्रीन को आगे पीछे कर रही हैं ताकि उनको एक फिक्स, एक शार्प इमेज मिल जाए, इन्वर्टेड इमेज मिल जाए एक डिस्टेंट ट्री की। वो ट्री दूर है बट उनको उसी की इमेज स्क्रीन पे चाहिए। और ऐसा तब हुआ जब स्क्रीन 35 सेंटीमीटर मार्क पर था। बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो मिरर कौन सा है, तो मैं आपको मिरर बता चुकी हूँ, वो कॉनकेव है। इसका फोकल लेंथ क्या है, तो इनको शार्प इमेज कहाँ मिली है, शार्प इमेज का मतलब होती है एफ पे मिलना, वो इन्हें मिला 35 सेंटीमीटर पे। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है ऑलरेडी कि इन्होंने 15 मीटर स्केल पे बनाया था अपने मिरर, मतलब 0 से स्केल स्टार्ट नहीं हुआ था, स्केल स्टार्ट ही 15 सेंटीमीटर से हुआ था। तो फोकस असल में कितना होना चाहिए, 35 सेंटीमीटर जहां पे बना, और एक्चुअली हमारा स्केल स्टार्ट कहां से हुआ है उसे माइनस करो, फोकस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एफ इज 20 सेंटीमीटर। Now, why does Sunita get a sharp image of distant building at 35 centimeter mark? Because that was your focus. कोई भी चीज दूर होगी तो वो फोकस पर आके बनेगी, और इसीलिए सुनीता जी को 35 सेंटीमीटर मार्क पर ही वो फिगर ऑब्टेन हुई। Now next question. Okay, now this is the last question. पर ये बड़े वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये एक, तो ये हमें रीड करना है। लेट्स रीड फर्स्ट। Sumiti wanted to see the stars of the night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out that the telescopes which are made of lenses are called refracting telescope and which are made of mirrors उन्हें हम reflecting telescope कहते हैं। Clear? तो उसने सोचा, she decided to make a refracting telescope. वो दो lenses लेकर आई, एक था L1 एक था L2, जिसमें L1 बिगर था, L2 छोटा था। Larger lens gathers and bends the light while the smaller lens magnifies the image. दोनों lenses का क्या function है उसने बता दिया। उसने ये भी बताया कि जो बड़े होते हैं, thick lenses होते हैं, वो ज्यादा powerful होते हैं। So to see far away she needed a big powerful lens. उसे इसलिए समझ आ गया कि बहुत दूर देखना है तो मुझे बड़े लेंस चाहिए। लेकिन unfortunately she realized कि big lens काफी heavy होंगे और heavy lens बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। Also, since the light is passing through the lens, the surface of lens has to be extremely smooth. और उसने ये भी सोचा कि उसके lenses को smooth होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लेंस में थोड़ा सा भी फ्लॉ होगा तो आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगी किसी भी चीज की। तो ऐसा सब उसने सोचा और उसने कुछ एक ऐसा टेलीस्कोप डिजाइन किया जिसमें उसने L1 को रखा है यहाँ पर और L2 है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ से लाइट वहां से आ रही है, ये वो देखना चाह रही है, यहाँ पे उसकी आंखें होंगी। ये देखिए यहाँ से इमेज से वो आ रही है, लाइट आ रही है और वो बेंड हो रही है। करेक्ट, यहाँ पे आएगी इसके आंखों में और वो इमेज को देखेगी। दिस इज हाउ इट विल वर्क। पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। ठीक है, तो कहते हैं कि डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है, सुमति को कौन से लेंसेज की जरूरत है। तो इसको देख के तो समझ ही आ रहा है कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं,
देखिए आप ये चीज कन्वर्जेंस हो रहा है, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसीलिए आंसर है कॉन्वेक्स लेंसेज। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये दूर से आने वाली चीज यहाँ पे क्या होगी, आई में ये पैरेलल ही जाएगा। तो ये हल्का कन्वर्जेंस जो आप देख रहे हो, इट ऑल्सो शोज कि आपका L2 भी क्या था? कॉन्वेक्स लेंस था। तो ये दोनों ही लेंस कैसे हैं? कॉन्वेक्स। ये तो हमें डायग्राम देखकर ऑब्जर्व करके हमने आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the power of the lenses L1 and L2 are in the ratio 4:1, लेंसेज का पावर का रेशियो 4:1 है, तो इनके फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा? सिंपल, आपको पता है, आप मान लीजिए दिस इज P1 और P2, तो वो आपको बता दिया उन्होंने, हम 4:1 है। आपको पता है ना, P1 is 1/F1 and P2 is 1/F2, करेक्ट, 1/F2। आप इसको कर लीजिए सॉल्व, F2/F1, तो ये आ जाएगा 1/4। बट आपसे पूछा था L1 L2, तो आप इसे F1/F2 के फॉर्म में अपना आंसर मार्क करिएगा। ये गलती अगर आपने कर दी तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते गलत होने से, क्योंकि वैसे तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल मैथ का फॉर्मूला ये कहता है कि आप इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे ले आइए, F2/F1 आ जाएगा। बट प्लीज अपने क्वेश्चन को देखना, इन्होंने L1 L2 बोला है, तो आप F1 F2 का रेशियो देना, इसे रेसिप्रोकल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा A। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस? इसका तो पैराग्राफ से कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो मैग्निफिकेशन होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नॉट आई डोंट थिंक एक और क्वेश्चन होगा, या Sumiti did some preliminary experiment with the lenses and found out that the magnification of eyepiece L2 is 3। उन्हें पता चला कि इसका मैग्निफिकेशन 3 है। If in her experiment with L2 she found an image at 24 centimeter from lens, at what distance did she put the object? Very easy। अब तो इतने क्वेश्चन करने के बाद लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान केस स्टडी है। क्या पूछ रहे हैं वो? हमने मैग्निफिकेशन दे दिया, हमने आपको इमेज कहाँ बन रही है वो बता दिया, आप सिर्फ यू बता दीजिए। तो आपको मैग्निफिकेशन पता है 3, बट लेंस कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेजेस बनती होंगी, तो -3 ले लो। V 24, बट अगेन नेगेटिव में U निकालना है आपको, ठीक है, तो M V/U, U हो जाएगा V/M, which is 24/3, and that is 8। So here is our answer, 8 centimeter। Clear? Easy? Now last question of this case study, Sumiti bought not so thick lenses। सुमिति ने बहुत thick lenses नहीं लिए थे। What advantages, if any, would she have with her choice of lens? तो उसने thick lens नहीं लिया, इस बात का क्या advantage है? तो she will not have any advantage, as even thicker lenses would give clearer images. Thicker lenses would have made the telescope easier to handle? No, definitely no। इसके लिए तो clearly no। Not so thick lens would not make the telescope very heavy and also allow a considerable amount of light to pass? Yes। Not so thick lens will give her more magnification। ऐसी कोई बात पैराग्राफ में नहीं थी, आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात पैराग्राफ में नहीं थी। और अगर लेंस थिक है तो इजी हैंडल तो कैसे ही हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम पैराग्राफ। अब यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पे गौर करें कि क्वेश्चन आपको दिखने में डरावना लग सकता है, पर वो डरावना नहीं है, बहुत आसानी से यहाँ 5 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस को देख के फिजिक्स में स्पेसिफिकली घबराना बंद कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। नाउ दैट्स द एंड फॉर दिस चैप्टर। 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने इसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।